सोचिए 1-2 साल के छोटे बच्चे के बारे में, जो पूरा दिन मुस्कुराता है, बिना किसी डर या झिझक के दूसरों से घुलता मिलता है और बिना किसी जजमेंट के खुद से और पूरी दुनिया से प्यार करता है। अब उसी इंसान को 25 साल की उम्र में सोचिए। उसके अंदर इतना सेल्फ डाउट, रिजेक्शन का खौफ और गहरे भावनात्मक घाव भर चुके हैं कि वो किसी से खुलकर प्यार करने में भी घबराता है। द 4 एग्रीमेंट्स के मशहूर लेखक और टॉलटेक आध्यात्मिक गुरु डॉन मिगुएल रुइज अपनी किताब द मास्टरी ऑफ लव में एक गहरा सवाल पूछते हैं। हम सब जो प्यार के साथ पैदा हुए थे, धीरे धीरे प्यार करने और प्यार पाने से डरने क्यों लगते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पंकज कुमार राज, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आज हम समझ रहे हैं डॉन मिगुएल रुइज की महान किताब द मास्टरी ऑफ लव का पहला भाग, डोमेस्टिकेशन यानी डर का पाठ। रुइज कहते हैं कि इसका जवाब बहुत सरल भी है और बेहद डरावना भी। हमें डोमेस्टिकेट किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी जानवर को ट्रेन करके वश में किया जाता है। इनाम और सजा के जरिए हमें बचपन से सिखाया गया है कि खुद से और दूसरों से प्यार कैसे नहीं करना है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सच्चा और स्वस्थ प्यार अनुभव ही नहीं कर पाते, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। वे रिश्तों में बार बार वही पुराने पैटर्न दोहराते हैं: जलन, नियंत्रण, निर्भरता और छोड़ दिए जाने का डर। इस 4 भागों की ऑडियो सीरीज में हम टॉलटेक ज्ञान के जरिए समझेंगे कि इन छुपे हुए डरों से बाहर कैसे निकला जाए और सच्चे प्यार को जीवन में कैसे उतारा जाए। टॉलटेक दर्शन के अनुसार जिस समाज में हम पैदा होते हैं, उसकी अपनी एक सामूहिक सोच होती है, जिसे द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। बचपन से ही माता पिता, शिक्षक और समाज हमें पुरस्कार और दंड के जरिए सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जब बचपन में हमसे कोई गलती होती थी तो हमें डांटा या शर्मिंदा किया जाता था। धीरे धीरे हमने समझा कि अपनी स्वाभाविक भावनाओं को दबाना ही सुरक्षित है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा नुकसान हमारे सेल्फ लव को हुआ। हमारे अंदर 2 किरदार बन गए, एक कठोर जज जो हमेशा हमारी कमियां निकालता है, और दूसरा विक्टिम जो हमेशा खुद को दोषी और शर्मिंदा महसूस करता है। रुइज इसे इंसान के अंदर का परजीवी यानी पैरासाइट कहते हैं, जो हमारी सारी खुशी और ऊर्जा सोख लेता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझिए। एक छोटी बच्ची रसोई में खेलते हुए गलती से कोई बर्तन गिराकर तोड़ देती है। उसकी मां गुस्से में चिल्लाती है, तुम कितनी बेवकूफ हो, हमेशा सब कुछ खराब कर देती हो। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन बार बार दोहराए जाने पर वो बच्ची मान लेती है कि वो सच में बेवकूफ है और हमेशा गड़बड़ करती है। बड़ी होने के बाद भी जब भी उससे कोई गलती होती है तो उसके अंदर वही मां की डांट गूंजती है। उसका अंदर बैठा जज उसे कोसने लगता है। वो अपने रिश्तों में भी हमेशा सामने वाले से अप्रूवल मांगती रहती है, क्योंकि उसके अंदर ये गहरा डर बैठ चुका है कि वो काफी अच्छी नहीं है। मैं पंकज कुमार राज आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक हम अपने अंदर बैठे इस कठोर जज की आवाज को पहचानना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी रिश्ते में सुकून और सच्चा प्यार नहीं पा सकते। इसे 2 लोगों की जीवन यात्रा से समझिए। पहला व्यक्ति अपने बचपन के घावों को अनदेखा करता है। उसे लगता है कि पुरानी बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके रिश्तों में बार बार वही जलन, असुरक्षा और कंट्रोल करने की आदत सामने आती रहती है, और उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब कहां से आ रहा है। दूसरा व्यक्ति अपनी बचपन की कंडीशनिंग को गहराई से समझता है। वो देखता है कि उसकी असुरक्षाएं कहां से आ रही है। जब भी उसके अंदर का जज उसकी आलोचना करता है, वो रुककर उस पर सवाल उठाता है। उसकी यात्रा थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन वो सच्चे हीलिंग और बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। साइकोलॉजी में इसे अटैचमेंट थ्योरी और इनर क्रिटिक कहा जाता है। बचपन में मिलने वाली शर्तें और आलोचनाएं हमारा अंदरूनी वर्किंग मॉडल तैयार करती है। ये इनर क्रिटिक बड़े होने पर हमारे आत्मसम्मान
और मानसिक शांति को लगातार नुकसान पहुंचाता रहता है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज से ही अपने अंदर उठने वाली आलोचनात्मक आवाज को नोटिस करना शुरू कीजिए। जब भी आप खुद को कोस रहे हों, एक पल रुकिए और पूछिए, क्या ये सच में मेरी अपनी सोच है या बचपन की कोई पुरानी डांट? आज ही एक ऐसा मौका याद कीजिए जब आपने खुद को बहुत बेरमी से कोसा था और सोचिए कि वह आवाज आपके अतीत के किस इंसान से मिलती जुलती है। अपनी इस हीलिंग यात्रा के लिए 7 दिनों का एक आसान प्लान बनाइए। पहले 2 दिनों में केवल अपने अंदर के जज को ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस स्थिति में जागता है। तीसरे से 5वें दिन तक जब भी वो आवाज आए, रुककर पूछिए, क्या ये सच है? छठे और 7वें दिन अपनी डायरी में लिखिए कि आपके अंदर कौन से डर बार बार दोहराए जा रहे हैं। इसे 30 दिनों का रूपांतरण बनाने के लिए पहले हफ्ते अपनी बचपन की कंडीशनिंग को समझिए। दूसरे हफ्ते रोज अपने इनर क्रिटिक को चुनौती दीजिए। तीसरे हफ्ते रिश्तों में आ रहे पुराने पैटर्न को पहचानिए और चौथे हफ्ते देखिए कि आपकी जागरूकता कितनी बढ़ चुकी है। रोज रात सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने अपने अंदर के जज को कितनी बार पकड़ा और क्या मैंने उसकी बात मानने से इनकार किया? गहराई से सोचिए, आपकी ऐसी कौन सी एक गहरी मान्यता है जो आपको लगता है कि आपके बचपन के किसी डर या डांट से आई है? डर से भरे इस सपने से जागना ही सच्चे प्यार की ओर पहला कदम है। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स का यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो रिश्तों की उलझन से जूझ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी अपने अंदर के जज की आवाज को महसूस कर पाते हैं। मैं आपका होस्ट पंकज कुमार राज अब आपसे विदा लेता हूं। अपने अंदर के प्यार पर भरोसा रखिए और खुद को स्वीकार करते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। सोचिए कि आपके सामने हर पल 2 रास्ते मौजूद हैं। एक रास्ता डर का है जो आपको नियंत्रण, शक और अकेलेपन की तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता प्यार का है जो आपको स्वीकार्यता, आजादी और सुकून से भर देता है। हम अक्सर जाने अनजाने डर का रास्ता चुन लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे रिश्तों में शांति क्यों नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पंकज कुमार राज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आज हम समझ रहे हैं द मास्टरी ऑफ लव का दूसरा अध्याय, डर और प्यार के बीच का चुनाव। डॉन मिगुएल रुइस कहते हैं कि हम अपने हर विचार, हर फैसले और हर प्रतिक्रिया में सिर्फ 2 ही भावनाओं से काम करते हैं, या तो डर से या फिर प्यार से। जब हम डर के रास्ते पर चलते हैं तो हम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उन पर अपनी अपेक्षाएं थोपते हैं, उन्हें जज करते हैं और जोड़ तोड़ करते हैं। लेकिन जब हम प्यार से काम लेते हैं तो हम सामने वाले को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसे अपनी जीवन यात्रा खुद तय करने की आजादी देते हैं। यहां लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत समझाते हैं जिसे वे इमोशनल पॉइजन यानी भावनात्मक जहर कहते हैं। बचपन में जब भी हमें तिरस्कार, आलोचना या अकेलेपन का सामना करना पड़ा था तो उन घावों ने हमारे अंदर एक अजीब सा जहर जमा कर दिया था। बड़े होने के बाद जब भी कोई परिस्थिति हमारे उस पुराने घाव को छूती है तो हम बहुत तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जितनी ज्यादा उग्र होगी, आपका घाव उतना ही पुराना और अनसुलझा होगा। इसे समझने के लिए रुइस एक पति पत्नी का उदाहरण देते हैं। पति अपनी पत्नी पर बात बात पर बेवजह शक करता था और अत्यधिक ईर्ष्या दिखाता था। जब इस बात की गहराई में जाया गया तो पता चला कि बचपन में उसकी मां उसे छोड़कर चली गई थी। उसकी मां द्वारा छोड़े जाने का वो पुराना घाव उसके वर्तमान रिश्ते में अपनी पत्नी को खोने के डर के रूप में ईर्ष्या बनकर बाहर आ रहा था। उसकी जलन का असली कारण उसकी पत्नी का व्यवहार नहीं था, बल्कि उसके बचपन का वो पुराना अनसुलझा घाव था। मैं पंकज कुमार राज आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप किसी छोटी सी बात पर बहुत बड़ा ओवर रिएक्शन दे
तो रुक कर सोचिए कि क्या ये गुस्सा आज की बात का है या फिर ये आपके किसी पुराने घाव की आवाज है। इसे दो पार्टनर्स के आपसी मतभेद से और आसानी से समझिए। डर पर आधारित प्रतिक्रिया कैसी होती है? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है कि इससे मुझे कितना दुख होता है। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। ये सामने वाले को दोषी ठहराने और कंट्रोल करने का तरीका है। वही प्यार पर आधारित प्रतिक्रिया कैसी होती है? मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं कि क्या हुआ? ये बिना किसी आरोप के अपनी भावना को ईमानदारी से व्यक्त करना है। साइकोलॉजी में इसे ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड दृष्टिकोण कहा जाता है। बचपन के अनसुलझे मानसिक आघात बड़े होने पर हमारे रिश्तों में ट्रिगर होते हैं। जब हम अपने वर्तमान साथी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं, तो अधिकांश मामलों में वो बात उस पल की नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर दबा हुआ पुराना दर्द होता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए जब भी आपको लगे कि आप बहुत तीव्रता से रिएक्ट कर रहे हैं, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये प्रतिक्रिया आज की इस परिस्थिति के हिसाब से सही है या ये मेरे अतीत के किसी घाव से निकल रही है? आज ही अपने हाल ही के किसी ऐसे ओवर रिएक्शन को याद कीजिए और ईमानदारी से सोचिए कि उसका तार आपके अतीत के किस पुराने घाव से जुड़ा हो सकता है। इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए 7 दिनों का एक आसान प्लान बनाइए। पहले 2 दिनों में अपनी डर पर आधारित प्रतिक्रियाओं को केवल ध्यान से देखिए। तीसरे से 5वें दिन तक हर तीखी प्रतिक्रिया के पीछे छिपे पुराने घाव को पहचानने की कोशिश कीजिए। छठे और 7वें दिन किसी भी छोटी सी परिस्थिति में डर की जगह प्यार पर आधारित प्रतिक्रिया देने का अभ्यास कीजिए। इसे 30 दिनों का रूपांतरण बनाने के लिए पहले हफ्ते अपने सभी इमोशनल ट्रिगर्स की एक सूची बनाइए। दूसरे हफ्ते हर ट्रिगर की गहराई में जाकर उसके शुरुआती स्रोत को खोजिए। तीसरे हफ्ते रोज डर की जगह प्यार का रास्ता चुनने की सचेत कोशिश कीजिए। और चौथे हफ्ते अपनी प्रगति को देखकर महसूस कीजिए कि आपके रिश्तों में कितना सुकून आया है। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने परिस्थितियों का सामना डर से किया या प्यार से? गहराई से सोचिए, आपके रिश्तों में आपका सबसे बड़ा डर कौन सा है और आपको क्या लगता है कि ये डर आपकी जिंदगी में कहां से आया है? डर का रास्ता आपको अकेला बनाएगा, लेकिन प्यार का रास्ता आपको और आपके अपनों को आजाद कर देगा। अगर आपको यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका होस्ट पंकज कुमार राज अब आपसे विदा लेता हूं। अपने अंदर के प्यार को पहचानिए और डर को छोड़कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। क्या आप भी उस ड्रामे, ईर्ष्या और बार बार होने वाले झगड़ों को गहरा प्यार मान बैठे हैं? अक्सर हम रिश्तों की उथल पुथल और अति संवेदनशीलता को जुनून समझ लेते हैं, लेकिन डॉन मिगुएल रुइस कहते हैं कि यह सच्चा प्यार नहीं, बल्कि डर की पटरी पर दौड़ता हुआ एक रिश्ता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पंकज कुमार राज, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आज हम समझ रहे हैं द मास्टरी ऑफ लव का 3रा अध्याय, प्यार की पटरी बनाम डर की पटरी। लेखक एक बहुत ही सुंदर रूपक देते हैं। हर रिश्ता 2 पटरियों में से किसी एक पर चलता है। पहली है डर की पटरी, ट्रैक ऑफ फियर, और दूसरी है प्यार की पटरी, ट्रैक ऑफ लव। हम अपने रिश्तों में इन दोनों पटरियों के बीच भटकते रहते हैं, लेकिन सच्चा और टिकाऊ सुकून केवल प्यार की पटरी पर ही मिलता है। डर की पटरी पर टिका रिश्ता जरूरत, नीड से चलता है। यहां सोच होती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं अकेले अधूरा हूं। इस पटरी पर दोनों पार्टनर एक दूसरे को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ईर्ष्या होती है, बंदिशें होती है और ऐसी अपेक्षाएं होती हैं जो सामने वाले की स्वाभाविक प्रकृति के खिलाफ हो। इस पटरी पर चलने वाले रिश्ते मानसिक तनाव, ड्रामे और थकावट से भरे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्यार की पटरी पर टिका रिश्ता चुनाव, चॉइस से चलता है। यहां सोच होती है, मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं तुम्हें चुनता हूं, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता।
इस पटरी पर दोनों पार्टनर अपनी खुद की पूर्णता के साथ आते हैं। वे एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं, आजादी देते हैं और बिना किसी शर्त के एक दूसरे के विकास में मदद करते हैं। इसे समझने के लिए रुइस एक ऐसे जोड़े का उदाहरण देते हैं जो सालों तक डर की पटरी पर जी रहे थे। रोज के झगड़े, एक दूसरे पर शक और कंट्रोल करने की आदत। जब दोनों ने अपनी अपनी अंदरूनी हीलिंग पर काम किया, अपने पुराने घावों को भरा और खुद को अंदर से पूरा महसूस किया, तो उनका रिश्ता पूरी तरह बदल गया। उन्होंने एक दूसरे पर बंदिशें लगाना छोड़ दिया और एक दूसरे के स्पेस का सम्मान करने लगे। सबसे खूबसूरत बात यह रही कि ऐसा करने से उनका आकर्षण कम नहीं हुआ, बल्कि उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और शांतिपूर्ण बन गया। मैं पंकज कुमार राज आपसे कहना चाहता हूं कि सच्चा प्यार किसी को बांध कर रखने में नहीं, बल्कि उसे आजाद करके भी उसके साथ मुस्कुराने में है। इसे दो अलग अलग रिश्तों के उदाहरण से समझिए। डर की पटरी पर चल रहा रिश्ता कैसा दिखता है? जहां एक पार्टनर लगातार दूसरे का फोन चेक करता है, उसकी वफादारी पर शक करता है और चाहता है कि सामने वाला अपनी पूरी सोशल लाइफ छोड़कर सिर्फ उसी के आसपास रहे। ऐसा रिश्ता दोनों पार्टनर्स की ऊर्जा सोख लेता है और उन्हें मानसिक रूप से थका देता है। प्यार की पटरी पर चल रहा रिश्ता कैसा दिखता है? जहां दोनों पार्टनर एक दूसरे को पूरा भरोसा देते हैं, एक दूसरे की व्यक्तिगत आजादी और सपनों का सम्मान करते हैं। ऐसा रिश्ता दोनों को नई ऊर्जा देता है, जहां वे एक दूसरे के साथ भी खुश रहते हैं और अकेले में भी खुद को अधूरा महसूस नहीं करते। साइकोलॉजी में इसे कोडिपेंडेंसी बनाम इंटरडिपेंडेंसी कहा जाता है। कोडिपेंडेंसी यानी डर की पटरी, जहां इंसान अपनी पहचान और मानसिक शांति के लिए पूरी तरह सामने वाले पर निर्भर हो जाता है। इंटरडिपेंडेंसी यानी प्यार की पटरी, जहां दो स्वतंत्र और परिपक्व इंसान अपनी अलग पहचान रखते हुए भी एक दूसरे से दिल से जुड़ते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को प्यार की पटरी पर लाना चाहते हैं, तो आज ही अपने पार्टनर या किसी करीबी की एक ऐसी आदत को दिल से स्वीकार कीजिए जिसे आप आमतौर पर बदलने की कोशिश करते हैं। इसे अपने जीवन में उतारने के लिए 7 दिनों का ये प्लान अपनाइए। पहले 2 दिनों में ध्यान दीजिए कि आपका रिश्ता किस पटरी पर चल रहा है। तीसरे से 5वें दिन तक अपने किसी एक कंट्रोल करने वाले व्यवहार को पहचानिए और उसे सचेत रूप से छोड़ दीजिए। 6ठे और 7वें दिन अपने साथी के साथ बिना किसी जजमेंट के खुलकर और ईमानदारी से बात कीजिए। इसे 30 दिनों का रूपांतरण बनाने के लिए पहले हफ्ते अपने रिश्ते का एक ईमानदार ऑडिट कीजिए। दूसरे हफ्ते अपनी खुद की आत्मिक और मानसिक शांति पर काम कीजिए। तीसरे हफ्ते नियंत्रण करने की आदतों को धीरे धीरे खत्म कीजिए और चौथे हफ्ते महसूस कीजिए कि आपके रिश्ते की गुणवत्ता में कितना सुधार आया है। हर हफ्ते खुद से पूछिए, इस हफ्ते मैं प्यार की पटरी पर ज्यादा चला या डर की पटरी पर? गहराई से सोचिए, अपने वर्तमान या बीते हुए रिश्ते में आप सबसे ज्यादा किस पटरी पर रहे हैं और क्या आप आज से प्यार की पटरी को चुनने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, जब आप खुद अंदर से पूरे होते हैं, तभी आप सच्चा प्यार बांट सकते हैं। मैं आपका होस्ट पंकज कुमार राज अब आपसे विदा लेता हूं। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय यानी अपने भावनात्मक शरीर को ठीक करने, हीलिंग द इमोशनल बॉडी के बारे में। अपनी इस हीलिंग यात्रा पर भरोसा रखिए और अपनी पूर्णता को पहचानते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। समय सिर्फ घावों पर पर्दा डालता है, लेकिन अगर आपके अंदर का भावनात्मक दर्द अनसुलझा है, तो वो आपके आज के रिश्तों को भी चुपचाप खोखला करता रहता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पंकज कुमार राज, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स में आज हम समझ रहे हैं डॉन मिगुएल रुइस की किताब द मास्टरी ऑफ लव का चौथा और अंतिम भाग, अपने भावनात्मक शरीर को ठीक करना यानी हीलिंग द इमोशनल बॉडी, सच्चे और गहरे प्यार का अनुभव करने के लिए।
हमें अपने भावनात्मक शरीर को ठीक करना ही होगा। बचपन से लेकर आज तक हमें जितने भी तिरस्कार, गुस्सा, दुख या असफलताएं मिली है, उनका दर्द हमारे अंदर जमा होता रहता है। जब तक हम इस पुराने दर्द को बाहर नहीं निकालते, हम अपने नए रिश्तों में भी वही पुराने घाव दोहराते रहते हैं। भावनात्मक हीलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ समय गुजरने से अपने आप हो जाए। इसके लिए सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। इसका पहला कदम है अपने भावनात्मक घावों को ईमानदारी से स्वीकार करना। खुद से झूठ बोलना बंद कीजिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कदम है उन भावनाओं को पूरी तरह महसूस करना। बचपन में जिन भावनाओं को दबाना पड़ा था क्योंकि उस समय उन्हें जाहिर करना सुरक्षित नहीं था, अब एक सुरक्षित माहौल में उन पुरानी भावनाओं को महसूस करके बाहर निकलने दीजिए। तीसरा कदम है क्षमा यानी फॉरगिवनेस। यहां क्षमा का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले ने जो किया वो सही था, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब आप उस दर्द के बोझ को अपने कंधे पर ढोने से इनकार करते हैं, क्योंकि वो बोझ आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने अंदर के जज और विक्टिम से अपना रिश्ता बदलना। अपने अंदर के जज की आलोचनात्मक आवाज पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद कीजिए और अपने अंदर के पीड़ित इंसान को सहानुभूति और प्यार से संभालिए। इसे एक महिला की कहानी से समझिए। वो सालों से अपने पिता द्वारा बचपन में छोड़ दिए जाने के गुस्से को अपने अंदर दबाए हुए थी। ये गुस्सा उसके हर नए रिश्ते में बाहर आ जाता था। वो अपने हर पार्टनर से बार बार ये साबित करने की मांग करती थी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उसकी ये अति असुरक्षा उसके साथियों का दम घोंटने लगती थी। जब उसने अपने इस पुराने घाव को पहचाना, उस दर्द को पूरी तरह महसूस किया और धीरे धीरे अपने पिता को क्षमा करने की दिशा में कदम बढ़ाया, तो उसका पूरा रिश्ता ही बदल गया। अब उसे अपने पार्टनर से कुछ भी साबित कराने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसके अंदर का बचपन का घाव अब भर चुका था। मैं पंकज कुमार राज आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आप अपने अतीत के घावों को छुपा कर रखेंगे, तब तक आप अपने वर्तमान को खुलकर नहीं जी पाएंगे। इसे दो अलग अलग लोगों के व्यवहार से समझिए। पहला व्यक्ति अपने घावों को दबाकर रखता है, सबके सामने मुस्कुराकर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसका दबा हुआ गुस्सा, असुरक्षा और भावनात्मक दूरी उसके रिश्तों में बार बार कड़वाहट बनकर जहर घोलती रहती है। दूसरा व्यक्ति अपने घावों को स्वीकार करता है, डायरी लिखकर, थेरेपी लेकर या किसी भरोसेमंद साथी से बात करके उन भावनाओं को बाहर निकालता है। वो धीरे धीरे अपने पुराने दर्द से आजाद हो जाता है और नए रिश्तों में पूरी सच्चाई के साथ जुड़ पाता है। साइकोलॉजी और ट्रॉमा हीलिंग के शोध बताते हैं कि दबाई गई भावनाएं हमारे शरीर और व्यवहार में जमा हो जाती है। जब तक हम उन्हें सचेत रूप से बाहर नहीं निकालते, वे हमारे फैसलों और रिश्तों को प्रभावित करती रहती है। अपने भावनात्मक शरीर को ठीक करने के लिए आज ही अपने किसी एक पुराने घाव को चुनिए। किसी शांत जगह पर बैठकर या डायरी में लिखकर 10 मिनट उसके बारे में ईमानदारी से लिखिए कि उस समय क्या हुआ था, आपको कैसा महसूस हुआ था और वो बात आज भी आपको कैसे प्रभावित कर रही है। अपनी हीलिंग यात्रा को आसान बनाने के लिए 7 दिनों का ये प्लान अपनाइए। पहले 2 दिनों में अपने मुख्य भावनात्मक घावों की एक सूची बनाइए। तीसरे से 5वें दिन तक किसी एक घाव को चुनकर अपनी भावनाओं को डायरी में लिखकर या महसूस करके बाहर निकालिए। छठे और 7वें दिन खुद को या उस इंसान को क्षमा करने की दिशा में एक छोटा सा कदम उठाइए। इसे 30 दिनों का रूपांतरण बनाने के लिए पहले हफ्ते अपने सभी भावनात्मक घावों को ध्यान से पहचानिए। दूसरे हफ्ते हर एक घाव को प्रोसेस करना और पुरानी कड़वाहट को छोड़ना शुरू कीजिए। तीसरे हफ्ते अपने इनर क्रिटिक की डांट को नजरअंदाज करके खुद को प्यार देना सीखिए और चौथे हफ्ते अपनी हीलिंग यात्रा पर गर्व महसूस कीजिए। हर हफ्ते खुद से पूछिए,
क्या मैं अपने पुराने घावों को ठीक कर रहा हूं या उन्हें फिर से दबा रहा हूं? गहराई से सोचिए, आपका ऐसा कौन सा गहरा भावनात्मक घाव है जो आज भी आपके रिश्तों को प्रभावित करता है, और क्या आप आज उसे ठीक करने के लिए तैयार हैं? चलिए, द मास्टरी ऑफ लव की इस पूरी यात्रा और चारों अध्यायों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहले अध्याय में हमने समझा कि बचपन की कंडीशनिंग कैसे हमें डर से जीना और अपनी स्वाभाविक खुशी को दबाना सिखाती है। दूसरे अध्याय में हमने जाना कि हर पल हमारे पास डर या प्यार में से किसी एक को चुनने का विकल्प होता है। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि रिश्ते या तो नियंत्रण और निर्भरता की डर वाली पटरी पर चलते हैं या फिर स्वतंत्रता और सम्मान की प्यार वाली पटरी पर। और चौथे अध्याय में हमने सीखा कि सच्चा प्यार पाने से पहले अपने पुराने भावनात्मक घावों को भरना कितना जरूरी है। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा निचोड़ यही है। सच्चा प्यार किसी दूसरे इंसान को ढूंढने से पहले खुद को ठीक करने और खुद से प्यार करने से शुरू होता है। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स की ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने रिश्तों के पुराने पैटर्न से जूझ रहे हैं, और ऐसी ही गहराई से भरी ऑडियो बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप आज से अपने अंदर के पुराने घावों को भरने और खुद से सच्चा प्यार करने के लिए तैयार हैं। मैं आपका होस्ट पंकज कुमार राज अब आपसे विदा लेता हूं। अपनी इस हीलिंग यात्रा पर पूरा भरोसा रखिए, अपने घावों को भरिए और खुद से प्यार करते हुए मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए।